10 मई 2025 को भारतीय वायुसेना द्वारा की गई स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक के 3 महीने बाद भी पाकिस्तान की सैन्य संरचना अभी तक उबर नहीं सकी है। रहीम यार खान एयरबेस पर एक बार फिर नोटम जारी हुआ है, जिससे साफ है कि एयरबेस अब तक पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं हो पाया है। पाकिस्तान ने 18 जुलाई को आखिरी बार नोटम जारी किया था और अब फिर से 15 अगस्त 2025 तक रनवे बंद रहने की घोषणा की गई है। इसका मतलब साफ है कि रहीम यार खान एयरबेस पर अभी भी उड़ानें नहीं भर पा रही हैं। जानकारी के मुताबिक आपको यह बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत डीआरडीओ के स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का इस्तेमाल किया गया था, जिससे रनवे को गंभीर नुकसान हुआ था। अब तक की मरम्मत में ना तो पाकिस्तान की तकनीकी दक्षता काम आई, न ही उसकी रणनीतिक तैयारी। यह एयरबेस पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारतीय सीमा के बेहद करीब है। इसकी एक और खास बात है, यहीं शेख जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जिससे सैन्य और नागरिक दोनों उड़ानों पर असर पड़ा है। ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए मुख्य उड़ान संचालन अड्डों में से एक था, जहां से JF-17 और J-10C जैसे विमान उड़ते थे। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि यह भारत की रणनीतिक परिपक्वता, साइबर डोमिनेशन और एयर स्ट्राइक एक्सीलेंस का प्रदर्शन है। भारत ने अपने आधुनिकतम फाइटर जेट राफेल का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान की सुरक्षा तैयारियों को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान को तब तक हमले की भनक तक नहीं लगी, जब तक रनवे उड़ नहीं चुका था। पाकिस्तान द्वारा जारी नोटम आमतौर पर रनवे बंद होने या एयर स्पेस सीमित होने की जानकारी देता है। इसका बार बार आना यह दिखाता है कि रहीम यार खान एयरबेस की हालात अब भी युद्ध के अनुकूल नहीं है। इस एयरबेस की क्षमता खत्म होना मतलब यह कि पाकिस्तान को अपने फाइटर जेट्स के लिए वैकल्पिक एयरबेस की जरूरत पड़ गई है, जिससे उसकी ऑपरेशनल तैयारियों पर सीधा असर पड़ा है। रहीम यार खान एयरबेस अब भी बंद है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार हालात बिगड़े हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बता दें कि भारतीय सेना की मारक क्षमता में अब जबरदस्त इजाफा हो गया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत तैयार किया गया स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका अब और ज्यादा ताकतवर हो गया है। 75 किलोमीटर तक की रेंज, जीपीएस और INS नेविगेशन और कुछ ही सेकंड में दर्जनों रॉकेट दागने की क्षमता ने इसे दुश्मनों के लिए डरावना हथियार बना दिया है। भारतीय सेना पहले रूस के ग्रेड और स्मर्च सिस्टम पर निर्भर थी, लेकिन अब भारत ने स्वदेशी तकनीक से न केवल उन्हें टक्कर दी है, बल्कि कई मामलों में उनसे आगे निकल गया है। पिनाका का नया एक्सीडेंट रेंज वर्जन अब ट्रायल्स की सभी कसौटियों पर खरा उतर चुका है और जल्द ही सेना में शामिल किया जाएगा। इस रॉकेट सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है इसकी सटीकता और स्पीड। महज 44 सेकेंड में 72 रॉकेट दागे जा सकते हैं और ये 1000 मीटर x 800 मीटर का इलाका तबाह कर सकता है। इसके अलावा यह मोबाइल है, यानी लॉन्च के बाद तुरंत दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट हो जाता है, जिससे दुश्मन की जवाबी कार्रवाई बेअसर हो जाती है। इस रॉकेट सिस्टम में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल हुआ है। जीपीएस, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और ऑनबोर्ड कंप्यूटर, यानी एक बार टारगेट लॉक होने के बाद यह रॉकेट हर हाल में वहां पहुंचता है। इसकी सटीकता 25 मीटर के भीतर है, जो इसे बेहद खतरनाक बनाता है। भारत ने अभी तक 4 पिनाका रेजिमेंट्स तैनात की है और इस अब लक्ष्य है कि इसे 10 तक बढ़ाया जाए। इसके लिए पुरानी लाइट रेजिमेंट्स को पिनाका इकाइयों में बदला जा रहा है। इस नई शक्ति का मकसद सिर्फ सैन्य मजबूती नहीं, बल्कि रणनीतिक संकेत भी है, खासकर चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों को यह संदेश देने के लिए भी कि भारत अब निर्भर नहीं बल्कि निर्माता बन चुका है। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान का बेहतर उदाहरण है, जहां डीआरडीओ और निजी कंपनियां जैसे सोलर इंडस्ट्रीज और टाटा एडवांस सिस्टम मिलकर भारत को सैन्य तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक ताकत बना रही है।
सीरिया एक बार फिर हिंसा की चपेट में है। शनिवार रात से रविवार सुबह तक देश के उत्तर और दक्षिण में 2 अलग अलग जगहों पर संघर्ष भड़क गया। यह ऐसे समय हुआ है जब देश की अंतरिम सरकार जातीय और धार्मिक समूहों के बीच चल रहे तनाव को शांत करने और युद्ध विराम बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। उत्तर सीरिया में सरकारी समर्थक बलों की कुर्द नेतृत्व वाली एसडीएफ के बीच अलेप्पो प्रांत के मनबीज और दीर हफार इलाकों में झड़पें हुई। वहीं दक्षिण प्रांत स्वेदा में ड्रूज अल्पसंख्यक मिलिशिया और सीरियाई सुरक्षा बल आमने सामने आ गए। इन दोनों घटनाओं से देश में पहले से मौजूद जातीय और राजनीतिक तनाव और गहरा गया। ब्रिटेन स्थित मानवाधिकार संस्था एसओएचआर के मुताबिक स्वेदा में कम से कम 2 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक सुरक्षा बल का जवान और एक ड्रूज लड़ाका शामिल है, जबकि 9 लोग घायल हुए हैं। अलेप्पो प्रांत में 3 नागरिक और 4 सैनिक रॉकेट हमलों में घायल हो गए हैं। सीरिया की अंतरिम सरकार के राष्ट्रपति अहमद अल शरा, जिन्होंने पिछले साल बशर अल असद को सत्ता से हटाया था, पूरे देश को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष और अल्पसंख्यक समुदाय उनके इस्लामी झुकाव और चरमपंथी संगठनों से संभावित संबंध को लेकर आशंकित हैं। सुवेदा शहर में मानवीय हालात जो है वो बेहद ही खराब है। सड़कें बंद हैं, राहत सीमित है और हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। ड्रूज और बेदोइन समुदायों के बीच सांप्रदायिक टकराव अब सीधे सैन्य संघर्ष में बदल चुका है। सवाल यह भी उठता है कि क्या युद्ध विराम के बावजूद सरकारी बलों और स्थानीय मिलिशिया के अनुशासनहीन गुट तनाव को और भड़का रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में फैली हिंसा, अस्थिरता और जाति विभाजन यह इशारा कर रहे हैं कि सीरिया में अस्थायी शांति अब भी बहुत दूर है। सीरिया का यह नया संकट न केवल स्थानीय सुरक्षा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयासों पर भी भारी पड़ सकता है। खबरों में बात अब रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर। एक बार फिर यह युद्ध जो है नया मोड़ लिया है और इस बार वजह है रूस की घातक किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक खमेलनिस्की क्षेत्र में स्थित यूक्रेनी हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे पर हमला करते हुए किंजल समेत कई एरियल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इस हमले के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि आखिर किंजल मिसाइल में ऐसा क्या खास है जो इसे यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए अप्रत्याशित और अजय बनाता है। तो इस बीच आपको लिए चलते हैं औरैया, जहां से सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं ये सुनाते हैं। और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ आपके साथ खड़ी है और आपको हर संभव सहायता करने के लिए पूरी मजबूती और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। तो बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध में अभी तक जो खबरें सामने आ रही है, इसके मुताबिक रूस की परमाणु क्षमता वाली एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे 2018 में पेश किया था और इसे रूस की हाइपरसोनिक त्रिमूर्ति का हिस्सा माना जाता है। इसकी खासियत है कि अगर बात करें तो 1500 से 2000 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है। 480 किलोग्राम तक पारंपरिक या परमाणु हथियार ले जाने में यह सक्षम है। हवाई प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने की क्षमता भी रखता है। रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की तकनीक है इसमें। मैक 10 यानी कि गति से 10 गुना तेज है। यूक्रेन पर हुए ताजा हमले में रूस ने एक बार फिर रणनीतिक सिग्नल भेजा है कि वह पारंपरिक हथियारों से आगे जाकर अब हाइपरसोनिक युद्ध क्षमता दिखाने को तैयार है। किंजल का इस्तेमाल पहले कम ही हुआ था, लेकिन अब इसके सामने आने से यह साफ हो गया है कि रूस युद्ध को अगले चरण में ले जाने की तैयारी में है। रफ्तार और दिशा बदलने की क्षमता इस मिसाइल दुश्मन के रडार को धोखा देने के लिए गति और दिशा में बदलाव कर सकती है। MiG-31 और Tu-22M3 के लॉन्च हवाई लॉन्च के कारण यह बेहद तेजी से तैनात हो सकती है, वो भी दुश्मन की सीमा के बेहद करीब। परमाणु वारहेड की ताकत रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मिसाइल 480 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकती है, जो हिरोशिमा बम से 30 गुना ज्यादा असरदार हो सकता है। रडार से बच निकलने की तकनीक भी इसके पास है। रूस का दावा है कि नाटो के पास इसको इंटरसेप्ट करने की कोई तकनीक नहीं है। किंजल का असली निशाना शायद
शायद इसलिए यूक्रेन नहीं बल्कि नाटो है। पुतिन के मुताबिक यह मिसाइल उन ठिकानों को तबाह करने के लिए बनाई गई है जो रूस की परमाणु मिसाइलों को खतरे में डाल सकते हैं, जैसे नाटो के रडार, युद्धपोत और एयरबेस। इससे साफ है कि रूस इस युद्ध को सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं मानता बल्कि इसे पश्चिम के खिलाफ रणनीतिक मुकाबला मान रहा है। एक देश ऐसा है जहां की 90% से ज्यादा भूमि इस समय किसी न किसी असर से सूखे की चपेट में है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि देश का पर्यावरणीय संतुलन ही बिगड़ गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईरान की उर्मिया झील की, जो कभी जीवन थी अब संकट बन गई है। उत्तर पश्चिम ईरान की उर्मिया झील, जो कभी मध्य पूर्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झीलों में गिनी जाती थी, अब लगभग पूरी तरह सूख चुकी है। जहां कभी 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला जल नजर आता था और अब वहां बस नमक के तूफान और बंजर जमीन है। झील में अब भी करीब 2 अरब टन नमक मौजूद हैं और जैसे जैसे पानी सूख रहा है, यह नमक हवाओं में उड़कर आसपास के गांवों और शहरों को प्रदूषण, फसल बर्बादी और सांस की बीमारियों की ओर धकेल रहा है। साल 2000 के दशक की शुरुआत में झील के बीच में एक सड़क और पुल बना दिया गया, जिससे झील 2 हिस्सों में बंट गई। इससे पानी का प्रवाह रुक गया और झील का दक्षिणी हिस्सा सबसे पहले सूख गया। आज सलमास, उर्मिया और तबरीज जैसे शहरों के सामने विस्थापन का खतरा मंडरा रहा है। 50 लाख लोगों के जीवन पर संकट है। सिर्फ एक झील नहीं, पूरा देश प्यासा है। ईरान 5 सालों से लगातार सूखे की चपेट में है। 2025 में हालात और भी बिगड़ चुके हैं। इस साल बरसात सामान्य से बेहद कम हुई और बांधों के जलाशय खाली हो चुके हैं। 9 करोड़ की आबादी और खेती बर्बाद होती दिख रही है। ईरान की आबादी करीब 9 करोड़ है, लेकिन यह हर साल लगभग 100 अरब घन मीटर पानी की खपत करता है, जो कि पड़ोसी देश तुर्की से लगभग 2 गुना है, जबकि जनसंख्या लगभग समान है। द ग्लोबल लिस्ट की रिपोर्ट बताती है कि इस संकट की जड़ कृषि क्षेत्र में पानी की अंधाधुंध खपत है। हजारों वैध और अवैध बोरवेल, अनियंत्रित सिंचाई और असंवेदनशील जल प्रबंधन, इन सब ने मिलकर ईरान को इस हालत में लाकर खड़ा कर दिया है। देश के कई इलाकों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। रेत के तूफान, गर्म हवाएं और सूखी नदियां, ये अब ईरान की नई पहचान बन गई।